जैव विविधता और जो जल का इकोसिस्टम बाधित होता है। जितने बड़े बांध बने हुए हैं वो हिमालयी क्षेत्रों में बने हुए हैं, और बांध के एक और पानी के रुकने का मतलब है कि उस जगह पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर बन जाना। जब ज्यादा प्रेशर बनेगा तो वो जगह अनस्टेबल हो सकती है, वहाँ लैंडस्लाइड, भूकंप, इस तरह की आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं या होती रहती हैं। बस समझ आ रही है? इस समय के विचारकों का यह मानना था कि राजा या शासक जो कह रहा है उसको आपको एकदम आग बूंद कर मान नहीं लेना है। अगर वो सही नहीं है तो उसके आपको अगेंस्ट में बोलना भी है। और जो भी सुधार होगा वो किस बेस पर हो पाएगा? जरूरी नहीं है अर्थ में सुधार, आपके पास पैसा ही आता रह जाए तो सब हो जाएगा। विज्ञान ही वो आपको क्षमता है उसमें कि आपको आगे और बेटर से बेस्ट दिला सकता है। ये उनकी ओवरऑल। नेक्स्ट लाइन में ज्ञानोदय के काल में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी विचारधाराएं सामने आने लगी। जिसका मूर्त रूप फ्रांसीसी क्रांति में देखने को मिलता है। इसका मूर्त रूप फ्रांसीसी क्रांति में देखने को मिलता है। नेक्स्ट लाइन। पुनर्जागरण के प्रबोधन के दौर में लोगों की नैतिक एवं बौद्धिक प्रगति देखने को मिलती है। लाइन चेंज बड़ा अच्छा पॉइंट है। युद्ध और धर्म को प्रगति के मार्ग का दो बड़ी रुकावट, युद्ध और धर्म को प्रगति के मार्ग का दो मुख्य रुकावट ज्ञानोदय के विचारकों ने माना। इन दोनों का नाश, पहले लिख लो, इन दोनों का नाश विवेक से ही हो सकता है। बुद्धि विवेक से ही हो सकता है। यदि इनका नाश हो गया तो दुनिया पहले से अधिक बेहतरीन हो जाएगी। पहले से अधिक बेहतरीन, बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। एक लाइन और लिख लीजिए। तर्क के बल पर मनुष्य लॉजिक के बल पर मनुष्य धर्म उत्पीड़क सत्ता से मुक्त हो सकता है। उत्पीड़क
धर्म उत्पीड़क सत्ता से मुक्त हो सकता है और उसे सत्य का ज्ञान हो सकता है। इसलिए लोगों को अपनी तार्किक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। हो गया? क्या लिखे 3-4 लाइन में डिस्कस कर लिया जाए थोड़ा उसको। यहाँ से बोलिएगा मुझे ये युद्ध, हाँ युद्ध और धर्म। युद्ध और धर्म दो प्रगति के मार्ग का दो बड़ी मुख्य रुकावट। मतलब ये जो युद्ध और धर्म है, इसी पे मेन फोकस सब लोग करते हैं कि अगर धर्म है तो बस धर्म के प्रति आसक्त हो जाते हैं, धर्म के ही प्रति आसक्त हो जा रहे हैं, इसलिए इस काम में कोई विकास नहीं हो पाया। युद्ध अगर जो होगा तो लोगों की हानि होगी, जनहानि होगी, जान माल की हानि, 2 वर्ल्ड वॉर अपने जब आप विचारों का मेल नहीं होगा वहाँ पर युद्ध होना शुरू हो जाएगा। पहले विचारों का युद्ध, उसके बाद से शारीरिक, पहले मानसिक होगा, फिर शारीरिक होगा, वैचारिक होगा। तो ये 2 ऐसी चीजें हैं जिससे इंसान को क्या होता है, सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। और इसकी पूर्ति कैसे हो सकती है, कमी कैसे? ज्ञान, दिमाग लगा के अगर अब ऐसे समझ लो कि रूस और यूक्रेन आपस में केवल बातचीत करके कर लेते हैं तो हो सकता है इतना भयावह या इतना नुकसान देखने को नहीं मिलता। हाँ, इजराइल हमास का मुद्दा हो जाए, चाहे वो मुद्दे हो जाए, ये हो गया। तो बुद्धि लगा के बहुत सारी चीजें सॉल्व की जा सकती। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने? तर्क के बल पर मनुष्य धर्म उत्पीड़क सत्ता से मुक्त हो सकता है। मतलब किसी भी धर्म पर जब हम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने दिमाग लगा के उसको क्वेश्चन करते हैं तो ये काम हो रहा है, तो ये काम का क्या लॉजिक, इस काम का क्या लॉजिक, क्यों किया जा रहा है? हाँ, उसका कार्य का कारण, अगर उपयुक्त कारण है, ठीक कारण है, तब तो वो अच्छी चीज है। और नहीं है तो क्यों हम उसको किए जा रहे हैं, उसको फॉलो किए जा रहे हैं? बिना कार्य के महत्व के वो कार्य छोड़ दें, उसको छोड़ दें या उसको ना करें या उसका एग्जैक्ट कारण जाने, तो वो चीजें बुद्धि से ही हो सकती है। आप हर चीज में जब लॉजिक लगाएंगे कि हाँ इस काम को करने से क्या होना है, धर्म में ये जो किया जा रहा है, ये जो धार्मिक क्रियाकलाप है, जैसे मान लीजिए राजा राम मोहन राय, बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा कह रहे थे। वो कह रहे थे कि ठीक है किसी शक्ति की उपासना कीजिए, लेकिन जबरदस्ती जो है, जब आप सामने मूर्ति रखेंगे तो मंदिर बनवाना पड़ेगा, मंदिर बनवाएंगे तो फिर चढ़ावा है, ये है, वो है, धार्मिक कर्मकांड करना पड़ेगा। आप किसी को मान रहे हैं तो मानिए, अच्छी बात है, ब्रह्म समाज की वही ना स्थापना हुई थी। तो इस तरह से अपना लॉजिक लगा के धर्म में ये नहीं कि मूर्ति पूजा करनी है, इतनी बड़ी मूर्ति होगी तभी पूजा करनी है। कई बार हम लोग भी देखते हैं कि दुर्गा पूजा या इस तरह के त्योहारों में, अरे जब बड़ा वाला मूर्ति लाएंगे तभी उसको दुर्गा जी का जो है हम पूजा कर पाएंगे। अरे छोटी सी मूर्ति ला दो, वही बात है। भगवान का कोई अगर वैसे कहा जाए, कोई आकार तो होता नहीं, आप बड़ी मूर्ति पूजा करो चाहे छोटी मूर्ति पूजा करो। लॉजिक लगाना है कि झूठ पे उतनी बड़ी मूर्ति ला के क्या फायदा। आप खुद देख रहे होंगे कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर पहले क्या होता था, बम्बई में बड़ी बड़ी मूर्तियां लाई जाती थी, वहाँ का सी पॉल्यूटेड होने लगा। तो अब इको फ्रेंडली और छोटी मूर्तियां लाई जा रही। पहले क्या होता था, विसर्जन करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती थी, नदी में डाल दिया जाता था, नदी पॉल्यूटेड। अब उसका क्या तरीका ढूंढ लिया गया, गड्ढा खोद दिया जाएगा, उसमें डाल दो, फिर ढक दो, हो गया विसर्जन, काम खत्म। उसी के लिए नदी को पॉल्यूटेड किया जा रहा है। हर चीज में क्या है, अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो वो चीजें धर्मांध होकर काम करने में नुकसान ही होता है और कुछ नहीं होता है। पर्यावरण पॉल्यूटेड ही हो रहा था, भाई समुद्र प्रदूषित ही होगा। नेक्स्ट लाइन में अब हेडिंग डालेंगे।
प्रबोधन काल के कुछ प्रमुख विचारक, 2-3 का नाम हम लोग के सामने आया है। प्रबोधन काल के प्रमुख चिंतक विचारक भी लिख लीजिए। पहला नाम लिख लीजिए, जॉन लॉक। लॉक, हाँ, LOCK, लॉक। इन्हें उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवाद, इनके अनुसार मनुष्य का जीवन स्वतंत्रता उसके प्राकृतिक अधिकार हैं। उनकी रक्षा होनी चाहिए। जिससे नागरिक समाज का निर्माण हो सकेगा। निर्माण हो सकेगा। राजा के दैवीय अधिकार का लॉक ने विरोध किया। राजा के दैवीय अधिकार बताते हैं क्या होता है, का लॉक ने विरोध किया। ये क्या है? राजा अपने को देवता मानता था। इंडिया से ही बताते हैं, उसको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बलबन ने किंगशिप की थ्योरी दी थी, कहा कि मैं ही यहाँ का क्या हूँ, खुदा के बाद मेरी ही सत्ता है और मैं क्या करूँगा, लौह और रक्त की नीति अपनाऊंगा। मुझे जो सही लगेगा वही सबसे सही बात है। तो उसी को क्या कहा जाता है, किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन के रूप में जानी जाती है। मतलब राजा कोई देवी देवता नहीं है, वो क्या है, हम मनुष्यों के बीच में से। नेक्स्ट पॉइंट, लॉक ने न्यास जो भी समझाए थे, न्यासी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप दिया। ट्रस्टीशिप जिसके अनुसार सरकार केवल एक प्रतिनिधि का काम करे, वह उसका मालिक न बने। लाइन चेंज करके लिख लीजिएगा। गांधी जी भी इस विचारधारा से सहमत थे, उनका भी एक कंसेप्ट है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी का। नेक्स्ट नाम लिखेंगे मॉन्टेस्क्यू। पूरा नाम था चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू, आप मॉन्टेस्क्यू केवल लिख सकते हैं। चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज में, उनका कोई आर्टिकल रहा होगा, इन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार
सरकार या राज्य के तीन अंग या काम होने चाहिए। राज्य की 3 अंग या कार्य, 3 अंग बोल दो या 3 कार्य होने चाहिए। काम को 3 तरीके से, पावर को 3 तरीके से बांट ABC या 1 2 3 करके लिख लीजिए। पहला, नियम कानून बनाना, उसको कहेंगे व्यवस्थापिका। दूसरा, नियमों को लागू करना, उसे कहेंगे कार्यपालिका। और तीसरा, न्याय प्रदान करना, उसको कहेंगे न्यायपालिका। लाइन चेंज। मॉन्टेस्क्यू का यह सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू का यह सिद्धांत दुनिया के अधिकांश देशों में लागू है या अपनाया गया है। नेक्स्ट नाम लिखेंगे वॉल्टेयर। नेक्स्ट विचारक का नाम है वॉल्टेयर। वॉ पे आ की मात्रा, ऊपर चंद्र, ल ट पर ए की मात्रा, य, वॉल्टेयर। वॉल्टेयर के विषय में कहा जाता है कि उनकी लेखनी में, मतलब पेन में, स्याही की जगह विष भरा होता है। क्योंकि उनकी कही गई बातें लोगों में उत्तेजना पैदा कर देती है। उद्वेग भी कह सकते हो, उल्लास भी कह सकते हो, उत्तेजना पैदा कर देती है। लाइन चेंज इन्हीं के बारे में। वॉल्टेयर ने न्यूटन को, मतलब साइंटिस्ट न्यूटन को सिकंदर से अधिक महान बतलाया। क्यों ऐसा कहा हो? सिकंदर आया, लड़ाई झगड़ा करके चला गया, मानसिक हत्या करके। न्यूटन की थ्योरी आज भी अप्लाई होती है। जो रॉकेट लॉन्च होते हैं आज भी न्यूटन के रूल पे ही चलते हैं। बहुत सारा हम लोग न्यूटन का रूल जो है 1 2 3 रूल है, उस पर बहुत सारी चीजें अप्लाई होती हैं। न्यूटन पे ही जो है बल की परिभाषा है, जड़त्व का सिद्धांत है, गति का सिद्धांत है, क्रिया प्रतिक्रिया का, सब क्या है? न्यूटन के ही तो नियम है। न्यूटन को सिकंदर से भी ज्यादा उन्होंने महान बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्टेयर के अनुसार हमारे सम्मान का पात्र वह है जो हमारे मस्तिष्क पर सच्चाई की शक्ति का प्रभाव डाले, न कि हिंसा का। मस्तिष्क पर सच्चाई की शक्ति का प्रभाव डाले, न कि हिंसा पर।
मतलब सिकंदर हिंसा की, न्यूटन ने नियम दिया, मतलब जो सही है वो हमको इफेक्ट डाले, न कि कोई हमको मार पीट के इफेक्ट। मतलब आपको किसी से अपनी बात कहवानी है तो आपकी बात में दम है, सच्चाई है, तब वो आप उसको एक्सेप्ट करवाइए, न कि उसको मार पीट कर या इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट टाइम। वोल्टेयर नास्तिक नहीं थे, परंतु वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों के आलोचक थे। वोल्टेयर नास्तिक नहीं थे, लेकिन वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों के आलोचक थे। सबने कुछ कुछ कमी दिखी होगी उनको, सीधी सी बात है। उनका मानना था कि ईसाई तो एक ही था जो सूली पर चढ़ गया, मतलब केवल ईसा मसीह को ही वो सच्चा ईसाई मानते थे, बाकी सबको वो नहीं मानते। उन्होंने, वोल्टेयर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? 21 उन्नीस में है। 19A में है। 19 में बहुत सारा है। 19A B C D E G तक है, F नहीं है, G तक है। तो 19A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब आप अपनी बात कह सकते हैं। RTI कब बना? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 12 अक्टूबर 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन। किस आर्टिकल से पावर लेके बना है? इसी से बना है, 19A से ही बना है। आपको बोलना आता है, आपको बोलने का अधिकार है, मतलब आप विभाग से सही सूचना भी जान सकते हैं। बस एक ही लिमिट होती है आरटीआई की कि आप ऐसी कोई सूचना नहीं ले सकते जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो। ये नहीं क्या पूछो कि डीआरडीओ इस साल तुम कौन कौन सा टैंक बना रहे हो, बना दिया जाएगा। समझा? जहाँ से देश की सुरक्षा को बाधा हो, इस तरह का कोई ज्ञान आपको सूचना नहीं दी जा सकती। तो ये भी वोल्टेयर भी क्या कहते हैं कि आपको अपनी बात रखने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। नेक्स्ट नाम लिखिए रूसो। रूसो रूसो के अनुसार संपत्ति और संस्थाएं दो बंधन हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं। क्या मतलब हो गया? मतलब संपत्ति को छोड़ कर कहीं भी आ जा सकते हैं। संस्था कहने का मतलब संस्था या कोई है तो संस्था के कुछ नियम कानून होते हैं जिसके उससे आप बंधे हुए होंगे। मान लो आपके दिमाग में अभी, मान लो समझने के लिए आपके दिमाग में अभी आ रहा है इस समय हमको जो है खाना बनाने का बड़ा मन कर रहा है, समझने के लिए। लेकिन अभी क्या है, अब क्लास में बैठे हो तो वो काम आप
नहीं कर सकते हो, एक सिस्टम से आप क्या हुआ, बंधे हुए। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, संस्था से बंधा रहना भी आपको क्या करता है, किसी अच्छे काम को, वही होता है मन में ख्याल आता है कि यहाँ नहीं रहते तो वो काम हम कर रहे होते, होता है। धन किस तरह से बांध रहा है, धन से अधिक धन हो गया तो उसकी सुरक्षा के लिए धन रहेगा, कैसे खर्च करें, कहाँ खर्च करें, ज्यादा हो गया बचा के रखें, सारा दिमाग उसी में लगा रहेगा। जो ज्यादा पैसे वाले हैं उनको अपने लिए क्या करना पड़ता है, चार्टर अकाउंटेंट रखना पड़ता है, कैसे उनका पैसा बचे, कैसे सुरक्षित रहे, कैसे उनके पैसे की कोई आजकल वो सेंधमारी, उसको क्या कहते हैं उसको, अरे साइबर अपराध ना हो जाए, तमाम कोड लगा के रखते हैं, ये काम करते हैं। तो मान लो किसी के पास पैसा नहीं है या सिर्फ काम लायक पैसा है और वो किसी बंधन से नहीं बंधा हुआ, तो फिर क्या होगा, मुक्त होके काम करेगा। एक दो एग्जाम्पल समझ लो, बड़े फेमस एग्जाम्पल हम लोग के आसपास ही मौजूद है। हमारे सीएम संस्था कहने का मतलब शादी विवाह हुआ नहीं, ब्रह्मचारी सन्यासी टाइप के आदमी, तो घर और उससे कोई उनको लफड़ा नहीं, सन्यासी है तो धन संग्रह, ठीक है, मंदिर उनका है या वो चीज़ उनकी, वो समझ के अलग बात, लेकिन धन संग्रह कोई मतलब नहीं। संस्था से तो मान लो जुड़े हुए हो तो राज्य चलाना, मोदी जी कह लो या ऐसे और सारे लोग कह लो, रामदेव कह लो या और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महात्मा बुद्ध का नाम ले लो, महावीर स्वामी, घर छोड़े जब, रुपए पैसा राज दरबार सब छोड़े, तब जाके अगर सोचो महात्मा बुद्ध अपने पिता के ही साथ रह गए रहते तो क्या होता, तो सर इतने सारे जो वो छोटे से राजा बन जाते, और सैकड़ों हजारों इंडिया में राजा हुए हैं, उन्हीं में से कोई वो एक राजा बनकर खत्म हो जाते। उनको हम लोग महात्मा बुद्ध के रूप में आज जो पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो नहीं करते। तो समझ में आ गया रूसों का विचार। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अपने हिसाब से महात्मा बुद्ध का जोड़ सकते हो, महावीर स्वामी का छोटा छोटा एक एक लाइन जोड़ सकते हो। नेक्स्ट लाइन में लिखिए इन्हीं बारे में, रूसों के द्वारा यह कहा गया कि बच्चे को आरंभ में उसकी रुचि की शिक्षा दी जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा उसे युवा होने पर दी जानी चाहिए, जब उसे धार्मिक शिक्षा उसे युवा होने पर दी जानी चाहिए, जब उसे तार्किक ज्ञान हो गया हो। बच्चे को जो चाह रहा है उसको वो शिक्षा दो, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस धर्म को मानो, वो करो, वो नहीं करना। जब वो बड़ा हो जा रहा है तब कहो कि जिस धर्म को तुमको मानना है वो तुम मानो, ना मानो तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें इस धर्म की है अच्छाई लग रही है वहाँ जाओ। जैसे होता है ना, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या होगा, मंदिरों में भी चले जाते हैं, उनको मंदिर की कोई चीज़ अच्छी लगी वहाँ चले जाएंगे, वो मस्जिद में भी चले जाएंगे, वो गुरुद्वारे या गिरजाघर में भी चले जाते हैं। होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको वहाँ की जो अच्छी चीज़ लगी, जैसे फॉर एग्जांपल ईसाई धर्म का ये अच्छा है कि आपने जो गलतियाँ की हैं किसी के सामने जाके बोल, टेढ़ा काम है, सब आदमी क्या चाहता है, ये गड़बड़ काम किए हैं छुपा के रखो, लेकिन एक बार किसी के सामने बोल दोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि आपने गलती की थी, उसका प्रायश्चित टाइप की चीज़। तो ईसाई धर्म में क्या मानी जाती है, ये एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो हर धर्म में इस तरह की कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। उनका ये मानना था कि कोई भी आप धर्म अपनाना है तो बड़े होने पर आप उसको फॉलो कीजिए, बचपन में ही किसी धर्म को आप फॉलो अप न कीजिए। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालेंगे, प्रबोधन का प्रभाव। प्रबोधन का क्या इफेक्ट पड़ा। पहला लिख लेंगे,
विवेक और तर्क को अधिक बल मिला। समझ ही रहे हैं सब? दूसरा, धार्मिक विचारों की जगह वैज्ञानिक विचारों से लोग अधिक प्रभावित हुए। धार्मिक विचारों की जगह वैज्ञानिक विचारों से लोग अधिक प्रभावित हुए। नेक्स्ट, राजा की निरंकुशता पर प्रहार हुआ। न्याय व्यवस्था में धार्मिक कानून के स्थान पर वैधानिक कानूनों को मान्यताएं दी गई। धार्मिक कानून की जगह वैधानिक कानून को अधिक इंपॉर्टेंस दिया गया। पुरुषों के बराबर महिलाओं के लिए अधिकार की मांग की गई। महिलाओं के लिए अधिकार की मांग की गई। क्या कहा जाएगा इस आंदोलन को? इसे नारीवादी आंदोलन की शुरुआत भी कहा जाता है। लिख लीजिए की मांग हुई, इसे नारीवादी आंदोलन की शुरुआत भी कहा जाता है। पुरुषों के बराबर महिलाओं के लिए अधिकार की मांग की गई, इसे नारीवादी आंदोलन की शुरुआत कहा गया। नेक्स्ट, विभिन्न वैज्ञानिक खोज हुई। थर्मामीटर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2, ये सब प्रबोधन काल की देन है। थर्मामीटर, H2, N2, CO2, ये सारी गैस इसी प्रबोधन काल में खोजी गई। नेक्स्ट लाइन में प्रबोधन की सीमाएं। प्रबोधन ने मताधिकार की मांग उठाई, लेकिन कुछ लोगों के लिए, सबके लिए मताधिकार की बात उसमें नहीं कही। के लिए मताधिकार की बात कही। सबसे इसका अगर कहा जाए बैड इफेक्ट पड़ा, विज्ञान और तकनीक के विकास पर अतिशय बल दिया गया। अतिशय मतलब एक्स्ट्रा। विज्ञान और तकनीक के विकास पर अधिक या अतिशय बल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देशों के बीच हथियारों की होड़ लग गई। हम ये बनाएंगे तो हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे तो हम वो बना लेंगे। हथियारों की होड़ लग गई, जिसका परिणाम किस रूप में हुआ? 2 विश्व युद्धों के रूप में हुआ, जिसका
उसका परिणाम 2 विश्व युद्धों के रूप में हुआ। जिसका परिणाम 2 वर्ल्ड वॉर के रूप में हुआ। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, पुनर्जागरण और प्रबोधन में अंतर। नेक्स्ट हेडिंग, पुनर्जागरण और प्रबोधन में अंतर। पुनर्जागरण में क्या हो रहा था? अभी नए नए विचार आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या हुआ? और भी ज़्यादा जैसे पुनर्जागरण में हो रहा था राजतंत्र मजबूत हो, लेकिन कैसे मजबूत हो? तो मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि राज्य में क्या होने चाहिए? 3 पार्ट्स होने चाहिए। मतलब अभी यहाँ पर क्या हो रहा था? स्टार्ट हो रहा था, और प्रबोधन में वो क्या हो गया? और हाईलाइट हो गया और इम्प्रूव हो गया। देखिए, पुनर्जागरण के विचार में आत्मविश्वास की कमी थी, परंतु प्रबोधन में वह सशक्त हो गया। दूसरा लिख लीजिए, पुनर्जागरण में मध्यम वर्ग का उद्भव हुआ, परंतु प्रबोधन में मध्यम वर्ग आया, लेकिन प्रबोधन में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार है। एडवांस हुआ ना, और बंधुत्व के विचार आए। पुनर्जागरण में ईसाई धर्म में सुधार हुआ, परंतु प्रबोधन में क्या नया कंसेप्ट आया? मानव धर्म। प्रबोधन में मानव धर्म की संकल्पना है। नेक्स्ट एक और लिख लीजिए, पुनर्जागरण में नारी आंदोलन नहीं था, परंतु प्रबोधन में नारी आंदोलन आरंभ हुए। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं। प्रबोधन के प्रमुख विचार और उनका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? हो जाएगा। प्रबोधन का क्या बोले थे? विचार और उनका विश्व इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रबोधन के जो फायदे हैं, जैसे हम लोगों ने कई गैसों का आविष्कार लिख लिया, कई सिद्धांतों का नाम लिख लिया, तो ये सब क्या हो गए? आगे आगे वर्ल्ड लेवल पर डेवलप हुए। वर्ल्ड में, फ्रांस में जो लोग दबे हुए थे, प्रबोधन से ही तो वो चिंगारी मिली। ठीक हो जाएगा, ये लिख के लाइएगा। ये
ठीक है। प्रबोधन पुनर्जागरण का अगला कदम था। अपने विचार दीजिए। प्रबोधन पुनर्जागरण का अगला विचार था। अपनी बात रखिए या उसकी व्याख्या कीजिए। कर पाओगे? हो जाएगा। दोनों को मिला के लिखना है, जोड़ते हुए लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है। प्रबोधन के सिद्धांत कुछ प्रकार से वैज्ञानिक क्रांति की खोजों और सिद्धांतों का विस्तार थे। प्रबोधन के सिद्धांत कुछ प्रकार के वैज्ञानिक क्रांति की खोज और सिद्धांतों का विस्तार थे। सिद्धांतों का विस्तार थे। इसमें क्या लिखेंगे? विज्ञान के क्षेत्र में तमाम सारी जो तरक्कियां, तमाम सारे यंत्रों का आविष्कार हुआ, उससे जो उस टाइम की चीजें थी, फैक्ट समझना आसान हो गया, लॉजिक लगाना आसान हो गया, या बहुत सारे ऐसे जो चमत्कार या आडंबर दिखाए जाते थे, उससे क्या हो गया, विज्ञान उसका लॉजिक से जब प्रूव करने लगे तो वो सब वैज्ञानिक परिवर्तन या क्रांति का देवता है। ज्ञानोदय मात्र एक वैज्ञानिक क्रांति तक सीमित नहीं था, अपितु मानव और प्रगति के विचार भी इसके अभिन्न अंग थे। ज्ञानोदय मात्र एक वैज्ञानिक क्रांति नहीं थी, अपितु मानवतावाद और प्रगति के विचार भी इसके अभिन्न घटक थे। बताइए जरा क्या लिखिएगा इसमें, फिर से सुन लीजिए। ज्ञानोदय मात्र वैज्ञानिक क्रांति तक सीमित नहीं था, अपितु मानववाद और प्रगति के विचार भी इसमें इसके अभिन्न अंग थे। जैसे इसमें सर धर्मवाद से उठ के मानववाद बन गया कि मानव जो ठीक है, धर्म से उठकर मतलब ईसाई धर्म से उठकर मानव धर्म की बात कही गई। इंसान के डेवलपमेंट, वैचारिक सुधार, अपनी बात रखने का अधिकार, शैक्षणिक सुधार, नारीवादी आंदोलन, सभी के लिए और ये पृथक्करण का सिद्धांत जो आज भी अप्लाई है पूरी दुनिया में। केवल वैज्ञानिककरण नहीं बना, इस समय मानव के भी डेवलपमेंट में बंधुत्व, एकता, अखंडता, ये सारी थ्योरी हम लोग के क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद। ठीक, इस तरह से आप इसके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लिख के लाइएगा कल। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, औद्योगिक क्रांति। क्या मतलब होता है औद्योगिक क्रांति का? नए यंत्रों का आविष्कार, नई मशीनों का आविष्कार, व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन। दुनिया क्या हो गई, अब यंत्र चालित ज्यादा होने लगी। हस्त चालित मशीनों की जगह पहले भी कपड़े बनते थे, बाद में भी कपड़े बनने लगे, लेकिन अंतर क्या हो गया, वो हैंडलूम था, पावरलूम हो गया। श्रम की हाँ, श्रम की जगह पूंजी को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। सोने चांदी को जगह लोहे और कोयले को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। यही सारी घटनाएं क्या कहलाती हैं, औद्योगिक क्रांति। देखिए, औद्योगिक क्रांति शब्द सर्वप्रथम आर्नल्ड
टायनबी द्वारा दिया गया। आर्नल्ड टायनबी, हाँ, आर्नल्ड टायनबी द्वारा दिया गया। टायनबी द्वारा दिया गया। औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य है उत्पादन के स्वरूप का पूर्णतः बदल जाना। उत्पादन के स्वरूप का पूरी तरह से बदल जाना। मानव श्रम के स्थान पर मशीनों का अधिक उपयोग। लौह एवं इस्पात का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए, कोयले का इस्तेमाल, कारखानों में श्रम विभाजन मतलब कोई ये काम करेगा, कोई वो काम करेगा, जिसको जो कारीगरी का वो काम करेगा। लेकिन छोटे पैमाने पे क्या होता था, वही सूत से धागा भी बनाते थे, वही उससे कपड़ा भी बनाते थे। तो एक ही आदमी सब काम करता था। लेकिन यहाँ क्या है, सबको अपनी अपनी कार्यकुशलता के आधार पर काम करना होता है। क्या लिखे? कारखानों में श्रम विभाजन, कार्यकुशलता और विशेषज्ञता पर महत्व दिया गया। श्रम विभाजन, कार्यकुशलता और विशेषज्ञता पर महत्व दिया गया। बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश हुआ। यातायात के साधनों का विकास हुआ। उद्योगपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं उसको। उद्योगपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग का उद्भव हुआ। इन सभी को सम्मिलित रूप से हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालेंगे, औद्योगिक क्रांति से पूर्व की परिस्थितियां। औद्योगिक क्रांति से पहले की या पूर्व की परिस्थितियां। पहला क्या लिखेंगे? वाणिज्यवाद का पहले लिखिए। औद्योगिक क्रांति से पहले वाणिज्यवाद था। नेक्स्ट पॉइंट,
पुनर्जागरण से पुनर्जागरण से वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए वही चीजें चाहिए। सामंतवाद के पतन से अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी। सामंतवाद के पतन से अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी। सब समझा चुके हैं सब। धर्म सुधार आंदोलन से अर्थव्यवस्था धर्म सुधार आंदोलन से अर्थव्यवस्था धर्म से क्या हो गई? मुक्त हो गई। वाणिज्यवाद से संसाधनों को एक स्थान पर एकत्रित करने की परंपरा भी शुरू हो गई। वाणिज्यवाद के कारण या वाणिज्यवाद के समय में संसाधनों को एक स्थान पर एकत्र करने की परंपरा भी शुरू हो गई। ये सब काम पहले होने लगा था, मतलब औद्योगिक क्रांति। ये लास्ट वाली लाइन का क्या मतलब है? संसाधन कलेक्ट कर लो, उसके बाद उसको आसानी से यूज किया जाता है। जैसे मान लो कपास है ला के रख लो, कलर है ला के रख लो, उसको क्या दे दो? कपड़ा बुनने को दे दो, उसको कलर करने को दे दो। सब एक जगह है तो पता चला कभी भागे भागे वहां जा रहे हो, कभी भागे भागे वहां जा रहे हो। तो एक जगह कलेक्ट करोगे तो क्या होगा? कम टाइम में चीज क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट के रूप में तैयार हो जाएगी। पहले क्या होता था? रंगाई करने वाला वहां रहता है, बुनने वाला वहां है, धागे वाला वहां है, तो इससे क्या होता था? दौड़ता ही रह जाता था। फिर कहा कि नहीं, हर सब चीज क्या होगी? एक जगह होगी। तो वही औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ? सबको एक छत के नीचे ला दिया गया। मतलब सीधे वहां कपास आ रहा है और कपड़ा बनकर निकल रहा है। उसी फैक्ट्री के अंदर कपास से धागा बन रहा है, फिर उसको मशीन में चढ़ाया जा रहा है। वो धागा क्या बन जा रहा है? कपड़ा बन जा रहा है। फिर उसी कपड़े को कलर कर दिया जा रहा है और फिर वो कपड़ा कट के बाहर चला जा रहा है। ये सब चीज एक जगह। नेक्स्ट लाइन हेडिंग है औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही हुई। ब्रिटेन में होने का कारण देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटेन में मानी जाती है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटेन में मानी जाती है, जिसके लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार है। पहला, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों की उपलब्धता जैसे अनुकूल जलवायु, अनुकूल जलवायु क्यों? कपड़ा उत्पादन तटीय इलाकों में ही ज्यादा सक्सेसफुल हो पाता है। क्यों? वहां पर नमी ज्यादा रहती है और वायुमंडल में नमी रहेगी तो रेशे जब कच्चे होते हैं तो वो मजबूत हो जाएंगे उस नमी की वजह से। मान लो
किसी कपड़े को अगर आपको मजबूती देनी है तो उसको पानी में भिगो के निकाल दो, वो कपड़ा क्या हो जाएगा, उसमें स्ट्रेंथन बढ़ जाती है। तो जब कच्चा कपास होगा तो वो नमी वाली जगह पर रहेगा, तो उसमें पकड़ मजबूत या उसकी ताकत ज़्यादा रहती, तो जलवायु वहाँ की इसलिए अनुकूल थी। नेक्स्ट लिख लीजिए उसी में, कोयला और लौह अयस्क की खदानें, कोयला और लोहे की खदानें, नदियों का परिवहन योग्य होना, मतलब काम की हो नदियां, ही नहीं पता चला कुछ दूर गई फिर पतली हो गई, सूख गई, ऐसी हो गई, या इतना तेज हवा उसमें पानी बाहर आया कि कुछ जहाज ले जाना ही पॉसिबल ना हो। तो नदी एक स्लो स्पीड से बह रही है, इस शहर से दूसरे शहर तक बह रही है, ये भी उनके लिए क्या माना गया, प्लस पॉइंट बना। नेक्स्ट उसी में अंदर हेडिंग डालेंगे, कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव, कृषि में बदलाव कहने का मतलब वाणिज्यिक कृषि को प्रोत्साहन दिया, वही वाणिज्यिक नगदी लिख लीजिए, वाणिज्यिक कृषि या नगदी कृषि, कृषि के वैज्ञानिक ढंगों, का इस्तेमाल किया गया, नेक्स्ट कारण लिख लीजिए, जनसंख्या में वृद्धि, देखिए 18वीं 19वीं शताब्दी के दौर में ब्रिटेन की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई। जिसके कारण क्या हुआ बता ही चुके हैं, वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी, जिससे उत्पादन बढ़ने लगा, जिससे लोगों का वेतन क्या हुआ, बढ़ने लगा। ज्यादा काम करवाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, आय ज्यादा होगी तो हाँ, वेतन बढ़ने लगा, जिससे उनमें फिर खरीदने की क्षमता विकसित हुई। पैसा आएगा तो आपकी परचेसिंग पावर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट लिखेंगे, यातायात के साधनों का विकास, ब्रिटेन में नदियों पर जहाज चलाए जाने लगे एवं नहरों का भी विकास हुआ। (1830) के आसपास ब्रिटेन
ब्रिटेन में रेल परिवहन की भी शुरुआत हुई। ट्रेन में क्या है, कम खर्च में ज्यादा अमाउंट की चीजें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का सबसे उपयुक्त साधन माना जाता है। तो ट्रेन अपने आप में क्या है, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। 1830 में ब्रिटेन में ट्रेन चली और उसी का परिणाम हुआ 1853 में फिर इंडिया में भी बंबई से थाने के बीच ट्रेन चला दी गई। नेक्स्ट लिख लीजिए, संचार के साधनों का विकास। संचार के साधनों का विकास। संचार के साधन मतलब टेलीफोन हो गया, डाक हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सारी सुविधाएं बढ़ने लगी, जिससे वहाँ सामान है नहीं है, वहाँ उपलब्ध है नहीं है, वहाँ बेचना है, वहाँ मांग जनरेट हो रही है कि नहीं, ये सब क्या होने लगा, पता चलने लगा। देख लीजिए, टेलीफोन, डाक, टेलीग्राम जैसे संचार के साधनों का विकास। नेक्स्ट देखिए, पूंजी की उपलब्धता। अब ये पूंजी कहां से आ गई? जिससे रॉ मटेरियल तैयार किए उसे अत्यधिक दाम में बेचे, जो फायदा हुआ उसको फिर इन्वेस्ट किया। ये नहीं हुआ कि तुरंत विलासिता में चले गए, कमाई आपकी हुई तो उससे अपना जीविकोपार्जन किया, लेकिन एक्स्ट्रा जो बच गया उसको फिर अपने उद्योग को डेवलप करने में लगाया। एक काम ऐसा भी इतिहासकारों का मानना है कि इंडिया से जो बटोर कर ले जा रहे थे उसे वहां पर क्या कर दे रहे थे, फैक्ट्री या सेटअप लगाने में इन्वेस्ट कर दे रहे थे। पहले के टाइम पे सूदखोरी या जमाखोरी चर्च ने क्या कहा था, पाप है, लेकिन लोग क्या करने लगे बाद में पुनर्जागरण में, पैसा थोड़ा ही थोड़ा कलेक्ट करने लगे, जिससे वो काम को या पूंजी को कहीं ना कहीं बैंक में रखने लगे, जिससे सस्ते दरों पर उनको क्या मिलने लगा, ऋण लोन मिलने लगा, तो पूंजी आने लगी, जिससे और ये डेवलपमेंट देखी। 2-4 पॉइंट लिख लीजिए, पूंजी की उपलब्धता में लिख लीजिए। भारत से जाने वाले धन का निवेश। व्यापार से होने वाले धन का निवेश। सस्ते दरों पर ऋण उपलब्धता। पैसा एकत्र करने की आदत कह सकते हैं इसको, कंडीशन समझ, पैसा एकत्र करने की आदत। तो खर्च नहीं करोगे, उसको इकट्ठ करके कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करोगे। इच्छा सर, इच्छा ले सकते हैं, इच्छा ले सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, वस्तुओं की मांग में विस्तार। कैसे वस्तुओं की मांग बढ़ गई? एक तो अपने देश में बढ़ गई, पुनर्जागरण के बाद बढ़ गई, फिर एक और तरीके से बढ़ गई, उपनिवेश जो बना दिए वहां पर वस्तुओं की डिमांड बढ़ गई, और तीसरा मौजूदा जो सरकारें होती थी दूसरे देश में जाती थी तो वहाँ आना जाना, लड़ाई, युद्ध, ये सब पे भी तो खर्चे होते थे, वस्तुएं बनती थी। तो एक हो गई स्वदेशी बाजार में मांग, विदेशी बाजार में मांग और सरकारी मांग। सरकारी मांग मतलब हथियार बनाना है, औजार बनाना है, जहाज बनाना है,
और भी चीज़ें बनानी है, मतलब सैनिकों के लिए पोशाक बनानी है, ये सब भी क्या हुई, नई तरह की मांग डेवलप हो गई। तो वस्तुओं की मांग में विस्तार, उसको ABC करके लिख लीजिए। स्वदेशी बाजार में, दूसरा विदेशी बाजार में, तीसरा सरकारी मांगों में वृद्धि, सरकारी मांगों में वृद्धि, नेक्स्ट लिखेंगे सरकारी मांगों में वृद्धि। युद्ध करना है, लड़ाई करना है तो औजार चाहिए, हथियार चाहिए, सेना के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, बंदूकें चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसी में, नए आविष्कार एवं उनकी स्वीकार्यता। इसका क्या मतलब होगा? नए आविष्कार टिपिकल लोगों से जब तक यूज नहीं अडॉप्ट नहीं करेंगे। तब तक कोई मतलब हम अपने गांव का एग्जाम्पल बताएं। हमारे गांव के पड़ोस के गांव में बिजली आ गई थी, हमारे गांव वाले लोग बिजली नहीं कनेक्शन ले रहे थे, खर्चा होगा, क्या जरूरत है, लाइट मार देगा, फालतू का खर्च है। बगल के गांव वाले लोग यूज कर रहे हैं, हमारे गांव में क्या था, इस तरह की लोगों की विचारधारा, मतलब कोई चीज आ गई है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक, तो वो भी, तो यहाँ के लोगों में क्या था, कोई आविष्कार कर दिया तो देखिए इसको हम अपने फैक्ट्री में लगाएंगे तो क्या फायदा हो। बल्ब बना दिए तो जरा कमरे में जला के देखें, बल्ब बन गया, अच्छा फैक्ट्री में ही जलेगा, नहीं घर पे भी तो जल सकता है, रोड पे भी तो जल सकता है। तो ये क्या हो गए, चीजों की स्वीकारता। तो ये उनकी मेंटालिटी थी कि कोई नई चीज बना दे तो उसको क्या करें, हम स्वीकार कर लें, उसको यूज करें, अपने काम में उसका इस्तेमाल करें। ये लिख लीजिए, नए आविष्कार हो जाने के बाद लोग उसका अपने व्यापार, या उद्योग में इस्तेमाल करने लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी लैंप बना दिया था, क्या था वैज्ञानिक का नाम, ड्रेवी, हेफ्रे एंड डेवी ने सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप क्या होता था, पहले खदान में काम करना जाना था तो मोमबत्ती, लालटेन, इस तरह की चीज लेके जाते थे और नीचे जाते थे और खदानों में एक गैस रिसाव होती रहती थी जिसको मीथेन गैस कहते हैं, और वहीं पर उनकी कभी कभी मृत्यु, ब्लास्ट हो जाता था। तो सेफ्टी लैंप जब बना दिया, समझो ऐसा बैटरी बल्ब लगा के बना दिया, जो क्या होता था काफी सुरक्षात्मक था। तो जब लेके जाओगे तब तो उसका फायदा महसूस करोगे। लोहे को पिघलाने की तमाम सारी विधियां और बना दी गई, तो इस तरह से तमाम सारी चीजें की गई। एक और चीज जानो, यूरोप से अफ्रीका होते हुए इंडिया तक आना बहुत लंबा रास्ता। तो फिर क्या हुआ, एक नहर बना दी गई, स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देती थी। वो भी क्या किया, अरे नहर बना दिए, हम उधर से नहीं जाएंगे, लोग लूट लेंगे, डर मन में। लेकिन गए तो क्या हुआ, जहाँ 3 महीने में पहुंच रहे थे वहां 1 महीने में पहुंचे। 3 की जगह वो रास्ता क्या हो गया, 1 हो गया, 1/3 हो गया रास्ता। तो उसको अपनाया तब तो। अब रोड सरकार ने बनवा दिया, नहीं उस रोड से नहीं जाएंगे, वो लंबे रास्ते से जाएंगे, तो फिर क्या है, नुकसान है। कहने का मतलब जो जो आविष्कार होते जा रहे थे उनको वो क्या कर रहे थे, अपने काम में एडॉप्ट करते जा रहे थे। ये एक अपने आप में क्या होती है, मानसिकता। ठीक, जैसे बहुत समय तक लोग 4 लेन पर चढ़ते ही नहीं थे। क्यों नहीं चढ़ते थे, अरे गाड़ी बहुत तेज चलती, अरे टोल टैक्स लग जाएगा, कोई लूटपाट लेगा, सन्नाटा रहता है, गाड़ियाँ तेज चलती हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन फिर उस पर चल लिए तो नहीं, ये सही है।
स्वीकार्यता होता है। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालेंगे औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। जो हेडिंग बोल रहे हैं कि आपको भर के लिए आना है। पहला, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। 4-5 लाइन छोड़ लीजिए। क्या इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ा, आप आसानी से बता सकते हैं। समाज पर प्रभाव, फिर 4 लाइन छोड़ेंगे। समाज पर प्रभाव, फिर 4 लाइन छोड़ेंगे। मजदूरों पर प्रभाव, फिर 4 लाइन छोड़ेंगे। राजनीति पर प्रभाव, कुछ जो नहीं आ रहा होगा छोड़िएगा, लेकिन कुछ कुछ अपने दिमाग से लिखिएगा, फिर कल हम आएंगे तो उसको भरवा भी देंगे। 4 लाइन छोड़े रखिएगा, भरवा भी देंगे अगर आपसे नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालेंगे औद्योगिक क्रांति एवं भूमंडलीकरण। औद्योगिक क्रांति तो पढ़ी लिए, अब भूमंडलीकरण को जान लेते हैं। तो बताएगा ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? उत्पादन कोई कर लिया तो बेचने के लिए नए नए बाजार जो हम ये तो औद्योगिक क्रांति में होते हैं। हम ग्लोबलाइजेशन पूछ रहे हैं। औद्योगिक क्रांति सिर्फ वस्तुओं का, कच्चे माल का खरीदना बेचना, लेकिन ग्लोबलाइजेशन मतलब तकनीक का, संस्कृति का, लोगों का आना जाना, विचारों का, कला का, वहाँ की सुविधा का, साहित्य का, ये सब क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। एक वर्ड होता है जिसको कहा जाता है एलपीजी पॉलिसी। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। किसने दिया इंडिया को? मनमोहन सिंह। हाल फिलहाल में मरे हैं तो अपने आप में इम्पोर्टेंट। 1991 में जब प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने एलपीजी पॉलिसी दी थी। क्या था इसमें? जो रूल रेगुलेशन है और ग्लोबलाइजेशन कर देना। भारत पहले से था और खोल दिया गया। दूसरे देश की कंपनियां यहाँ भी आएंगी, इंडियन कंपनियां दूसरे देश में भी जाएंगी, ताकि वहाँ के कल्चर को, वहाँ के तौर तरीके को, व्यापार को सीख सके। प्राइवेटाइजेशन निजी हाथों में दिया गया। पहले केवल बीएसएनएल होता था, रिलायंस आ गया, एयरटेल आ गया, बीच में वोडाफोन गया था, बहुत सारा आ गया। इससे क्या हो गया? पहले आपको कनेक्शन लैंडलाइन का लेने के लिए साल भर इंतजार करना पड़ता था। हमने आकर खुद बता दें 3000 रुपया जमा हुआ था और ठीक 1 साल बाद कनेक्शन लैंडलाइन वाला बता मिला। 3000 जमा। आज के टाइम में जब फ्री में सिम मिल जाएगा, एक्टिवेटेड सिम फ्री में मिल जाएगा। समझ आ रहा है? प्राइवेटाइजेशन का फायदा पहले के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, गाड़ी आपको खरीदनी है, पैसा आपके पास आज है, आप तुरंत खरीद लोगे। कुछ कारों को छोड़ के मोटरसाइकिल की बात करो, स्कूटी की बात करो। पहले क्या था? खाली बुलेट और राजदूत 2 बाइक आती थी और उसमें भी 6-6 महीने की वेटिंग रहती थी। क्यों? प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। ये सब क्या हुआ? प्राइवेट हाथों में देने से या तमाम कंपनियों के आ जाने से वो तरक्की हुई। प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन। और ये लिबरलाइजेशन का मतलब आसान बना दिए गए ताकि वो आसानी से। अब पता चला 50 नियम है, जो फॉलो करेगा वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आएगा। अरे ये तो बहुत टफ काम है।
कौन 50 शर्त या 50 कागज बनवा के लाएगा, छोड़ दो उसको। अब सरकार क्या कर दी, 5 ही शर्त है और आप अगर पूरा कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्षेत्र का कोई काम कर सकते हैं। तो नियमों को क्या कर दिया गया, आसान। एक उसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन। तो इसको करने से इंडियन इकोनॉमी काफ़ी तेज गति से 1990 के बाद से इंडियन इकोनॉमी ये जो 35 साल पिछला बीता है काफ़ी तेज गति से डेवलप हुई। तो कल हम लोग जो है ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसको थोड़ा और समझ लेंगे और जो गैप भरने को कहे हैं अभी उसको भर के लाइएगा। क्वेश्चन भी 1-2 दे रखे हैं वो किया जाएगा। फिर जो है हम लोग जो क्रांतियाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिकी रेवोल्यूशन, दोनों बड़े बड़े हैं, कल